गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है मनदीप सिंह, ललित उपाध्याय, अमित रोहित दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया गया है अमित रोहित दास को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया है। नोट: भुवनेश्वर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है नवीन पटनायक, ने खेल वीरता हेतु बीजू पटनायक पुरस्कार और सामाजिक सेवा के लिए राज पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर, जिनका नाम है अमित रोहित दास, को खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे लर्न कर सकते हैं कि इनको बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने वाले ओडिशा के अनुभवी हॉकी कोच, जिनका नाम है कालू चरण चौधरी, को खेलों को बढ़ावा देने के लिए जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया है। उनको भी प्रशस्ति पत्र और 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन सेकंड: हाल ही में नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन, जिसका नाम है दिव्य नयन, क्या नाम है? दिव्य नयन, किस संस्थान ने विकसित किया है? ये जो है दिव्य नयन, वो नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन है। तो इसको किस संस्थान ने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है CSIR, CSIO, IIT रुड़की, IIT कानपुर या फिर IIT बॉम्बे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, CSIR, CSIO। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका फुल फॉर्म है CSIR, इसका क्या फुल फॉर्म है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद चंडीगढ़ ने, किस सिटी ने? चंडीगढ़ ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन, जिसका नाम अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिव्य नयन, इसको विकसित किया है। दिव्य नयन एन इनिशिएटिव ऑफ CSIR, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड CSIO, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर CSIR, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और CSIO, जो कि आपने ऊपर देखा, चंडीगढ़ इज अ रीडिंग मशीन, और ये चंडीगढ़ के द्वारा बनवाई गई है। ये एक ऐसी रीडिंग मशीन है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, फिर जिन्हें दिखाई नहीं देता है, या फिर जो इलिटरेट पर्सन है, where any printed or digital document can be accessed in the form of speech output, जो पढ़ नहीं पाते, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इलिटरेट पर्सन है, या फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये मशीन। ये क्या करती है? जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको स्पीच में बोल के आउटपुट देती है, एक ऑडियो के फॉर्म में। और ये यूज़ क्या करती है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक, OCR टेक्निक का यूज़ करके जो भी इमेज होती है उसको टेक्स्ट में करती है, और फिर जो भी टेक्स्ट है उसको स्पीच कन्वर्टर में करती है। टेक्स्ट को मेनली क्या करती है? ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ताकि जो लिटरेट पर्सन्स हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए यूज़फुल हो जाए। तो चलिए कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं कि CSIR की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब हुई थी? सितंबर 1942 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। यह एक स्वायत्त निकाय है और भारत में सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इसका मूल संगठन है। इस संस्थान की स्थापना शांति स्वरूप भटनागर ने की थी। अगेन इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आप इसे लर्न कर सकते हैं कि CSIR की स्थापना किसने की थी? शांति स्वरूप भटनागर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3: हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए सहजीवनम परियोजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए क्या है? सहजीवनम परियोजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4:
हाईटेक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आपके क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो हाईटेक कृषि है ये एक टेक्निक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया जिसका नाम है कृषि कर्ण, ताकि वो हाईटेक कृषि परियोजना को बढ़ावा दे सके? तो वो है आपके ऑप्शन तेलंगाना, उत्तराखंड, केरल, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। तो केरल राज्य सरकार ने क्या किया है? हाईटेक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कृषि कर्ण परियोजना को शुरू किया है। चलिए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही ये क्वेश्चन एक है बट इस पॉइंट से आपके 2-4 मोर क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप नोट को एकदम ध्यान से रीड किया करिए। केरल में शुरू की गई कृषि कर्ण परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा। तो ये कृषि कर्ण परियोजना के तहत क्या डेवलप किया जाएगा? मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस है। यह नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, जिसका फुल फॉर्म है SAHS, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पूरा फुल फॉर्म देख के एक ना दे, पूछे आपसे बताइए H क्या है, तो N से क्या हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा, सोसाइटी फॉर, A से एग्रीकल्चरल, H से हॉर्टिकल्चर और S से क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल। तो सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन एंड कोर 3 इनोवेशंस की एक संयुक्त पहल है। ये SAHS एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी संगठन है। तो ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है जो कि कृषि और बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने में शामिल है। सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन तिरुवनंतपुरम में बेस्ड एक गैर सरकारी संगठन सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। तो SAHS कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है, ये आप याद रखिएगा। और किसको बढ़ावा देती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, मीन्स सतत विकास को बढ़ावा देती है। इसी के साथ आप देखते हैं कोर 3 इनोवेशन, ये क्या है? तो ये एक स्टार्टअप कंपनी है कोर 3, जो खेतों के लिए एंड टू एंड सपोर्ट प्रदान करती है, प्रदान करने का दावा करती है। कृषि कर्ण के तहत 2.5% जमीन पर छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पे बायोटेक प्राइड है, इसका जो दिशा निर्देश है वो आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आपके ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया गया है। नोट, बायोटेक प्राइड का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। मतलब इसमें क्या करेंगे, डेटा को एक्सचेंज करेंगे ताकि डेवलपमेंट हो सके। वो भी किस लिए? ताकि हम लोग रिसर्च को प्रमोट कर सके, उसका आगे रिसर्च में यूज़ कर सके और इनोवेशन कर सके, नई नई चीज़ें का डेवलपमेंट कर सके। किसके थ्रू? डेटा एक्सचेंज के थ्रू। गाइडलाइंस वॉज रिलीज पर, और ये जो गाइडलाइंस है वो किसने रिलीज़ की है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, और उसके साथ जो आपकी मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे 2 लोगों ने मिलकर किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT और आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसने भी किया है। देश भर में कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाने और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए इसके अलावा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। ठीक है, और अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स या पॉलिसीज़ क्या हैं बायोटेक के रिकॉर्डिंग, जो कि आपके एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में ये स्कीम्स को दे सकता, पूछ सकता है कि इसमें बायोटेक की स्कीम्स कौन सी है या फिर नहीं है। पहला है आपका किसान प्रोग्राम, बायोटेक किसान प्रोग्राम। दूसरा है आपका अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, जो कि किसके अंडरटेकिंग है? नेशनल रेलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन उन्नति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए कि उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? अंडरटेकिंग नेशनली रेलेवेंट
टेक्नोलॉजी इनोवेशन, जो कि अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन है, डीएनए टेक्नोलॉजी बिल 2019 एंड आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो सभी ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज है जो आपकी बायोटेक के अंडर आती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विल आइशनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता है? आपके ऑप्शंस है रवि दीक्षित, हैदर राजा, आनंद राधाकृष्ण या फिर अजय छिब्बर। तो ये आइशनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है आनंद राधा कृष्ण ने। क्वेश्चन नंबर 7, ये सभी ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, वैसे ही इसे बनाया गया है। तो आप इस सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पढ़ के एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य में स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो राष्ट्रपति हैं हमारे जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में, आपको जिले का नाम बताना है, किस जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर। तो ये हो जाएगा गोरखपुर। तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम्स में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप NEP भी कहते हैं, को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य तो कर्नाटक बना था। अब दूसरा राज्य भी कोई है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य दूसरा राज्य बन जाएगा जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त 2021 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे आप NEP की शुरुआत की थी। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़रूर इससे आएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने NEP को कब शुरुआत किया? तो 26 अगस्त 2021 को किया। यह कर्नाटक के बाद NEP 2020 को लागू करने वाला देश का कौन सा स्टेट बनेगा? दूसरा बनेगा। तो यानी पहले किसने किया? कर्नाटक ने, और अब सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें 4 साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। नई नीति राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और कौशल आधारित विषयों पर भी केंद्रित है। तो ये जो आपकी NEP है वो नई नीति राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और कौशल आधारित विषयों पर भी केंद्रित होगी। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को NEP लॉन्च किया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर NEP लॉन्च कब हुई? तो ये हुई केंद्र सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020। इसको आप ज़रूर याद रखें, बिल्कुल भी ना भूलें कि 29 जुलाई 2020 को NEP लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म है CBSE, को शुरुआत की गई ग्रेड 3, 5, 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन सफल, जो कि क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान हैं। और राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई
पटेल है। तो देखा आपने, एक क्वेश्चन था बट उससे रिलेटेड हमने आपको 4-5 पॉइंट ऐसे बताएं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होंगे इससे। तो आप प्लीज़ इस नोट को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत मालदीव के ग्रेटर माले परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका निर्णय किस भारतीय कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो पहले तो आपको देखना है कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सी परियोजना है, ग्रेटर माले परियोजना, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका जो निर्माण है वो कौन सी भारतीय कंपनी द्वारा होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है कि इसका निर्माण कौन सी भारतीय कंपनी करेगी। आपके ऑप्शन है एफकॉन, एनटीपीसी, जीएमआर ग्रुप, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसका निर्माण कौन करेगी? तो ये एफकॉन करेगी, जो कि एक भारतीय कंपनी है। एफकॉन्स, एन इंडियन कंपनी, हैज signed a contract for the largest ever infrastructure project in Maldives, which is the Greater Malay Connectivity Project। तो एफकॉन एक इंडिया कंपनी है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स में, जो कि जिसका नाम क्या है, GMCP, जिसको आप क्या कहेंगे, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। It will consist of 6.74 kilometer long bridge causeway link between Malé and nearby islands। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें 6.74 किलोमीटर एक लॉन्ग ब्रिज है और एक कॉसवे लिंक है जो कि माले को उसके जो नियर बाय आसपास के जो आइलैंड्स है उसको कनेक्ट करेगा। तो इस आइलैंड्स के नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न करके जाइएगा अपने एग्जाम्स के लिए। तो इसके नियर बाय आइलैंड्स कौन कौन से हैं, विलिंगली, गुल्फी फाहू और थीला फूशी। इसमें हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है ताकि अगर आपको नेम्स में पढ़ने में दिक्कत आए तो आप इसे क्लियरली पढ़ सकें। तो कौन कौन से आइलैंड है, विलिंगली, गुल्ही फालहू और थीला फूसी। इट विल यूज रिन्यूएबल एनर्जी। और आप देख सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा इसमें मालदीव्स के लिए आर्थिक जीवन रेखा के रूप में माना जाता है तथा मालदीव की आधी आबादी 4 द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी की एक व्यापक वृद्धि प्रदान करेगा। यह मालदीव के परिवहन और आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों को भी क्या करेगा, गति प्रदान करेगा। जहाँ वहाँ पे उसकी इकोनॉमिकली वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो होगा और जो एरियाज़ है वो अच्छे से डेवलप्ड होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने ग्रुप में सेंड कर सकते हैं और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी पढ़ें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन पे प्रेस करके, और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को देख के अपनी प्रिपरेशन को डे बाय डे बेटर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।